हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ काम की वजह से, कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि अपने बच्चों के लिए मैं टाइम टाइम पर वीडियो डालता रहूँ। बच्चों, लास्ट जो हमने किया था, लगभग 1 महीना हो गया होगा, हमें 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा। तो उसमें हमने लाइव प्रोसेस स्टार्ट किया था जो बीच में ही रह गया था। और जो लाइव प्रोसेस जो हमारा कंप्लीट हुआ था, उसके बाद जो रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है वो हम आज शुरू करेंगे। तो माय स्टूडेंट्स, इतने टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो आई होप कि आपके प्री बोर्ड भी कंप्लीट हो गए होंगे और सेकंड प्री बोर्ड आर अबाउट टू स्टार्ट इन एवरी स्कूल। ऐसा होता है कि दो दो प्री बोर्ड्स होते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं जो एक प्री बोर्ड लेते हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो दो दो प्री बोर्ड्स लेते हैं। आजकल वैसे दो प्री बोर्ड्स का ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड, तो उससे बच्चे का जो एनालिसिस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बच्चे की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह हो जाती है। तो जनवरी में जो विंटर वेकेशंस पड़ेंगी, उसके बाद सेकंड प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे। बोर्ड की डेट शीट अभी नहीं आई है। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है, सीबीएसई इतना लेट क्यों कर रहा है। पहले ये सुनने में आया था कि 15 फरवरी से रिलीज हो जाएगी डेट शीट, तो 15 फरवरी से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो जब भी डेट आएगी तो हमें तो अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। उसी के आगे मैं कंटिन्यू करा रहा हूं, ठीक है। जो लास्ट हमने छोड़ा था चैप्टर, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। सी, बहुत सारे बच्चे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक जैसा समझ लेते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। ब्रीदिंग अलग चीज है और रेस्पिरेशन अलग चीज है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट। ब्रीदिंग क्या है? इट इज जस्ट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इट इज जस्ट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या है? सांस अंदर लेना। एक्सहेलेशन का मतलब सांस बाहर छोड़ना। और हम क्या चीज अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 बाहर छोड़ेंगे। तो इट इज द आउटर प्रोसेस, इट इज ओनली द फिजिकल प्रोसेस। तो इसमें क्या है? ब्रीदिंग में इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो दो तीन पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। पहले मैं रेस्पिरेशन का पूरा समझा देता हूं, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों में। तो अभी तो बस मैं एक पॉइंट में बता दे रहा हूं कि क्या होता है इसमें डिफरेंस। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना और छोड़ना, बस इतना है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन मीन्स कि जो हमने सांस लिया है, जो ऑक्सीजन अंदर गई है हमारी बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन हर एक सेल के अंदर पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ब्लड की हेल्प से जो ऑक्सीजन पहुंचा है हमारे सेल के अंदर, वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इनसाइड द सेल। ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं। रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? एनर्जी प्रोडक्शन इनसाइड द सेल। अब इसे ही हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये रेस्पिरेशन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन कर लो, एक ही पॉइंट है, इसके बाद लिखेंगे और भी पॉइंट लिखेंगे। ओके, देखो यहां पर हमारा जो रेस्पिरेशन है, इसको और तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द process in which glucose is oxidized, और हम ब्रोकन भी लिख सकते हैं, is oxidized inside the cell to produce एनर्जी। देखो बच्चों क्या लिखा,
इट इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड या ग्लूकोज इज ब्रोकन इनसाइड द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज वहां पर ब्रेक होता है। ग्लूकोज समझते हो ना, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो वही चीज यहां पर हो रही है। इसको डायग्रामेटिकली अगर समझें तो क्या होगा, दिस इज आवर सेल, सपोज ये हमारा एक सेल है, एक साइड से मान लो ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज भी ब्लड के थ्रू ही आता है सेल के अंदर, और एक साइड से हमारा ऑक्सीजन आ रहा है। अब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन दोनों सेल के अंदर एंटर हो गए। अब सेल के अंदर क्या मैकेनिज्म होगा, सेल के अंदर ही ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करेंगे और फाइनली क्या बनेगा, CO2, एनर्जी एंड वाटर। क्या होता है इसके अंदर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन दोनों सेल के अंदर गए, दोनों कंबाइन हुए, दोनों में केमिकल रिएक्शन हुई, उसके बाद फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। इसकी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, जो इसकी छोटी सी इक्वेशन है। तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या है, दिस इज ग्लूकोज, या इसका इक्वेशन पूरा ही फॉर्मूले के साथ लिखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। अब ये कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल के अंदर, क्या बना, CO2, H2O एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये ATP समझाएंगे बाद में क्या होता है। तो अभी एक इसकी इक्वेशन है, ये क्या है, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये सब कुछ कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इसके टाइप्स क्या होंगे, there are two types of respiration. One is aerobic respiration and other is anaerobic respiration. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार यानी कि हर बार क्वेश्चन आता है इस पर, तो ध्यान से समझना। एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक मतलब एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, वहीं से एरोबिक बना है। और एयर का भी क्या मतलब है, ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ऑक्सीजन से मतलब है। एनाएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा उसे हम बोलेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब पूछोगे सर ये कौन सा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती? यस, देयर आर सम बैक्टीरिया, देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which do not require oxygen for their survival। तो बिना ऑक्सीजन के ही वो अपना रेस्पिरेशन करते रहते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में और ह्यूमंस में तो हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हमें कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन लेना पड़ता है, इसलिए तो हम सांस लेते हैं ना। अगर 30-40 सेकंड के लिए भी सांस रोक ले तो दम घुटने लगता है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है सेल के अंदर, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हार्ट पंप करता रहता है, इंटेस्टाइन वर्क करती रहती है, लंग्स वर्क करते रहते हैं, ब्रेन को कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए। तो जितने भी ये वाइटल ऑर्गन्स हैं इन सभी को कंटिन्यूअसली एक एनर्जी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म इनके लिए चलते रहना चाहिए। तो जरा से भी अगर ऑक्सीजन में कमी हो गई तो ये डैमेज हो सकते हैं। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में
पहले इसी की बात कर लेते हैं। देखो क्या डेफिनेशन होगी। दिस इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन that takes place in the presence of oxygen, O2 लिख दिया शॉर्ट में। It is the type of respiration that takes place in the presence of oxygen. तो this is called aerobic respiration. क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर इसकी क्वेश्चन देखते हैं, क्यों इसको एरोबिक बोलते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है ना, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, उसमें 2 स्टेप्स में ग्लूकोज ब्रेक होता है। जैसे भी मैंने पीछे डायग्राम बनाया था, एक सेल लिया था, एक साइड से ऑक्सीजन, एक साइड से ग्लूकोज, दोनों कंबाइन, फिर ब्रेक डाउन होगा। वो ब्रेक डाउन 2 स्टेप्स में होता है। वो स्टेप्स हम पढ़ते हैं। देखो देखो C6H12O6, व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लूकोज। ये हमारे सेल के अंदर गया। सेल के अंदर जाते ही क्या आता है? साइटोप्लाज्म आ जाता है। ठीक है, सेल के अंदर ही घुसेंगे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे तो अंदर क्या होगा? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब ये जो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, राइट? ये जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, दिस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जाते ही इट विल ब्रेक डाउन इनटू 3 मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड। सुनना ध्यान से, यहां पर ग्लूकोज के पास कितने एटम्स हैं कार्बन के? 6 एटम्स हैं। कार्बन की वजह से ही इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पर कार्बन के पास कितने एटम्स हैं? C6 लिखा हुआ है ना, तो 6 एटम्स हैं कार्बन के पास। तो यहां पर लिख देते हैं 6 एटम्स ऑफ कार्बन। तो ग्लूकोज के पास 6 एटम्स है कार्बन के। हमें इसको तोड़ना है, हमें इसको सिंपल बनाना है। तो क्या करेंगे? 6 एटम्स को तोड़कर हम 3 एटम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हम नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अंदर हो रहा है, सेल के अंदर होता है। क्या होता है सेल के अंदर? जैसे ही साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज एंटर करेगा, इट विल ब्रेक इनटू 3 मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड। तो उस कंपाउंड का नाम होता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट। तो इसका नाम होता है पायरुविक PYRIRUVIC, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये होता है पायरुविक एसिड। तो ये इसमें कितने होते हैं? इसमें 3 एटम्स होते हैं कार्बन के। ठीक है, इट कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ कार्बन। अब देखो यहां पर जैसे ही ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना, पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड का अगर फॉर्मूला देखें तो दैट इज C3H4O3, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने लिखा नहीं है, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। C3H4O3 कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है पायरुविक एसिड का। तो हम सीधा पायरुविक एसिड भी लिख देंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बस 3 एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो ये होगा पायरुविक एसिड। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस, किसी भी तरह से प्रोनाउंस करें। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना, टूटना। और ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप, अब ये स्टेप 1 हो गया, दिस इज स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? अब हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन भी सेल के अंदर गया। वो ऑक्सीजन पायरुवेट को लेकर, पायरुविक एसिड को लेकर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमारे सेल के अंदर एक
ऑर्गेनल होता है विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जाएगा अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल, पढ़ा होगा 9th क्लास में। दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी स्टोर करेगा या प्रोड्यूस करेगा, कुछ भी कह लो। तो पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भी एंटर करेगा। क्या हो रहा है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन एंटर हुआ, तो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड भी जाएगा। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब दो चीजें आ गई हैं, एक ऑक्सीजन आ गया है और एक पायरुविक एसिड आ गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही दोनों फिर से कंबाइन होंगे और फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब पायरुविक एसिड का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब जितना मैक्सिमम होता है उतना हम ब्रेक डाउन करते जाते हैं, जितना ब्रेक डाउन करेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। पायरुविक एसिड गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें? फाइनली वी विल गेट CO2, H2O एंड एनर्जी, एंड एनर्जी। अब एनर्जी जो बनी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? देखो जो भी एनर्जी बनती है ना, हम तुरंत यूज नहीं करते सारी एनर्जी। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फाइनली कन्वर्ट्स इनटू 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 38 ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। 38 काफी होता है, ठीक है, काफी ज्यादा एनर्जी होती है। एक मॉलिक्यूल से 38 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है हम इसको एज इट इज डायरेक्टली यूज नहीं करते, ये कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP भी 9th क्लास में पढ़ा होगा, अभी भी मैं बताऊंगा क्या होता है ATP, बाद में बताऊंगा, पहले देखो इधर। तो एनर्जी जो बनी है, तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, कितना मॉलिक्यूल्स बने एनर्जी के? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनाए? 38 बनाए। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो होता नहीं है ग्लूकोज का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के, तो मतलब बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती रहती है हमारे सेल के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, इसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ बच्चों सबको? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये होता है ज्यादातर ह्यूमंस में, हमारे अंदर होता है, जितने भी एनिमल्स हैं ज्यादातर उनमें होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन इनहेल करते रहते हैं, राइट। अब ये ATP की कहानी देख लेते हैं क्या है। देखो ATP क्या चीज है? ATP एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। A से क्या बना? एडिनोसिन बना। T से क्या बना? ट्राई बना। P से क्या बना? फॉस्फेट बना। ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, मतलब फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें? 3 मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फेट के, ठीक है। ये बनता कैसे है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही दो चीजें होती हैं, समझना ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चीजें होती हैं, या हम कह सकते हैं सेल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, क्या होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। और एक होता है ADP मॉलिक्यूल, ADP, डी फॉर दिल्ली। देखो ADP, ADP क्या होता है? इट इज एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। डी से क्या बना? डाइफॉस्फेट, मतलब दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या सेल के अंदर। दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं ADP। और इसके अलावा एक होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जिसे हम PI से डिनोट करते हैं। दिस इज इनऑर्गेनिक
फॉस्फेट मॉलिक्यूल, पीआई, आई का मतलब इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। इनऑर्गेनिक का मतलब इसमें कोई कार्बन वगैरह नहीं होता। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस एनर्जी की हेल्प से, नाउ मेन पॉइंट, इस एनर्जी की हेल्प से ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और फाइनली बना देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि देखो, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल तो ये हो गया, एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, ओनली वन, और दो मॉलिक्यूल्स ये हो गए, तो एक और दो मिलकर कितने बना देंगे, तीन बना देंगे, ट्राई बन गया। तो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बन गया लास्ट में, उसी को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या होगा, एडीपी प्लस पीआई, तो ये दोनों कंबाइन करेंगे। कब कंबाइन करेंगे, जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तभी कंबाइन करेंगे। एनर्जी की हेल्प से ही ये कंबाइन कर पाते हैं, अदरवाइज कंबाइन नहीं करेंगे। तो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उस एनर्जी की हेल्प से, यहां लिख देते हैं एनर्जी, कौन सी एनर्जी, ये वाली एनर्जी, ठीक है, जो ग्लूकोज रेस्पिरेशन में जो प्रोड्यूस हुई है एनर्जी, उस एनर्जी की मदद से ये दोनों चीजें, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ये दो मॉलिक्यूल है डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये ओनली सिंगल मॉलिक्यूल है, तो दो और एक कितना बन गया, ट्राई बन गया, तीन बन गया, तो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बन गया, जिसको हम बोलेंगे एटीपी। ठीक है, एरो के बाद यहां पर जगह नहीं थी तो मैंने यहां लिख दिया एटीपी। तो एटीपी मॉलिक्यूल इस तरह से बनता है। तो ये जो एटीपी मॉलिक्यूल बना है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 38 मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारे सेल के अंदर। ठीक है, एक टाइम के रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन तो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, तो पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स बन जाते होंगे दिन भर में। ओके, सो दिस इज हाउ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज हाउ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। अब इसी में हम चेंज करके बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। यहां पर लिख देते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो इट इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस ये चीज याद रखो, ये डिफरेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। नाउ यहां पर देखो क्या डिफरेंस है, एनारोबिक में क्या आएगा, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन होता है। तो हमारे अंदर तो हो नहीं सकता ऐसा, कहां पर होता है ये, इन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो फंगस वगैरह होता है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिसमें ये एनारोबिक होगा। किस तरह से होता है देखो, इसी में चेंजेस कर देते हैं। जो पहला स्टेप है वो तो सेम रहेगा, जैसे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा बैक्टीरिया, उसका भी तो सेल ही होता है ना, कोई सिंगल सेल होता है वो, तो उसके सेल में ग्लूकोज गया, वहां पर भी साइटोप्लाज्म होगा, ये ग्लूकोज गया, साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा, पायरुविक एसिड बनाएगा, वहां पर भी बनेगा। तो यहां तक तो बिल्कुल सेम है, यहां तक बिल्कुल सेम है, कहानी उसके आगे बदलती है। आगे क्या कहानी बदलेगी, अब उसे ऑक्सीजन की तो जरूरत है नहीं, यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ इट बिकम्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो इसलिए इनको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो विदाउट ऑक्सीजन इनका काम चल जाता है। हमें तो बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए ना, हमारे फंक्शन भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है, कुछ भी नहीं है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इसको, तो जो पायरुविक एसिड बना है, अब यहां पर देखो जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान देना इस बात पर। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही चलता रहेगा। तो यहां पर भी साइटोप्लाज्म आएगा,
यहां पर भी साइटोप्लाज्म आएगा। ये चेंज हो गया, तो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड थोड़ा सा और टूट जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और टूट जाएगा, और टूट कर क्या बनाएगा, वो बनाएगा इथेनॉल। इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी, 2 molecules of ATP। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, एब्सेंस ऑक्सीजन की, विदाउट ऑक्सीजन क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड टूट रहा है इथेनॉल में। पायरुविक एसिड टूट कर क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन थे, 3, ओके। इथेनॉल में कितने हैं, 2। इथेनॉल का फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि ये आगे तुम्हारे कार्बन वाले चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। पायरुविक एसिड का मैंने फॉर्मूला बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना। क्या बना फाइनली, इथेनॉल बना। यहां पर अल्कोहल भी लिख सकते हैं, चल जाएगा। CO2 बना और एनर्जी बनी, कितनी बनी, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। एरोबिक में कितनी बन रही थी, 38 मॉलिक्यूल्स। देख रहे हो ना डिफरेंस, तो 38 मॉलिक्यूल्स बन रही है, इधर 2 मॉलिक्यूल्स बन रही है, कितना डिफरेंस है। इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात समझ में आ गई। सो दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कहां पर हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, कुछ बैक्टीरिया हो रहे हैं वहां पर हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हम कुछ भी खाने की चीज बनाते हैं, हम भटूरे बनाते हैं, हम इडली बनाते हैं, तो उसमें ईस्ट पाउडर डालते हैं ना थोड़ा सा, तो उसमें फर्मेंटेशन होता है। वो फर्मेंटेशन यही है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही है। उसको हमने बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, उसको ढक दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई। अब अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, बहुत थोड़ी सी है, उसी से काम चल जाता है, बाहर से एक्स्ट्रा सप्लाई की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी थोड़ी बहुत है ऑक्सीजन, उसकी भी जरूरत नहीं है, अगर वो भी नहीं होगी तो भी चल जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, जो ईस्ट पाउडर हमने उसमें डाला है, जो सॉल्यूशन डाला है, उसमें कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से उसमें फर्मेंटेशन होगा। बैक्टीरिया की हेल्प से क्या होगा, यही सब प्रोसेस होगा, फाइनली यही सब प्रोसेस होगा। इथेनॉल, CO2, जो CO2 बनेगी उससे वो जो सॉल्यूशन है, जो इडली वगैरह है, वो क्या बन जाएगी, फ्लफी बन जाएगी, ठीक है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इस एनर्जी को लेकर बैक्टीरिया और ज्यादा फर्मेंटेशन करेंगे। तो ये ईस्ट में होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है। तो दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बोलो क्लियर हुआ। अच्छा, अब बात आती है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या एनिमल्स में या ह्यूमंस में भी हो सकता है। यस, डेफिनेटली होता है, और वो जरूरी भी है। देखो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, व्हेन वी आर डूइंग सम हार्ड फिजिकल एक्टिविटी, कुछ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कोई हम रनिंग कर रहे हैं, या स्टेयर्स चढ़ रहे हैं ऊपर, कोई भी फिजिकल काम हमने किया, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। अब हम जब एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। मींस हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, सुनना ध्यान से, हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। मान लो मैं कोई हैंड की एक्सरसाइज कर रहा हूं, डंबल उठा रहा हूं, या कुछ भी काम कर रहा हूं, तो मेरे उस पार्ट को, जिस पर ज्यादा एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं, एक्टिविटी कर रहा हूं, जो भी पार्ट इन्वॉल्व है, तो उस पार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अगर मैं भाग रहा हूं तो मेरे लेग्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो मेरे हैंड को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है इसको, क्योंकि मैं बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर रहा हूं। तो जितनी सफिशिएंट है उतनी नहीं मिल पा रही है। तो क्या होगा, एनर्जी तो मुझे चाहिए ही ना, अदरवाइज मैं तो बेहोश होकर नीचे गिर जाऊंगा। तो जो भी हमारी बॉडी का एक ऐसे मैकेनिज्म है, एक बैकअप होता है कुछ ना कुछ। तो जिस पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए उसको उतनी नहीं मिल पा रही है, तो फिर भी वहां पर कुछ ना कुछ रेस्पिरेशन होगा, ताकि मैं थोड़ा सा काम चला लूं अपना, थोड़ा सा काम आगे बढ़ता रहे। अदरवाइज क्या होगा, फेंट हो जाएंगे, सब बेहोश हो जाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, उसी का रीजन बता रहा हूं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा फिर मेरे मसल्स में, हैंड के मसल्स में। तो जितनी भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है या नहीं भी है, काम चल जाएगा।
तो वहां पर क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इतने ही मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं बस एनर्जी के, ठीक है। तो इतने ही मॉलिक्यूल से मैं काम चला लूंगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स कम बन रहे हैं, एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है, तो बहुत लंबे समय तक काम नहीं चल पाएगा, कुछ मिनटों तक काम चल जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। वो क्रैम्प्स किसकी वजह से पड़ेंगे, लैक्टिक एसिड की वजह से पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ह्यूमंस में या एनिमल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं होता। ये डिफरेंस है, याद रखना। ये जो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है वो किस में हो रहा है, ईस्ट के केस में हो रहा है, कुछ बैक्टीरिया है उनमें हो रहा है। लेकिन अगर ह्यूमंस में या एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, रिएक्शन सबकी अलग अलग है, लेकिन मैं चेंजेस इसी में कर रहा हूं, तुम अलग अलग लिखना। तो यहां पर क्या है, यहां पर अब क्या बनेगा, CO2 वगैरह कुछ नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा बस लैक्टिक एसिड, इधर बनेगा लैक्टिक एसिड और कुछ एनर्जी बनेगी। एनर्जी बस इतनी बनती है, 2-3 मॉलिक्यूल्स ATP के बन जाएंगे। तो इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जिससे कि हमें पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करेंगे, हम या तो गर्म पानी से, वार्म वाटर से उसको धो लेंगे, नहा लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, या फिर मसाज कर लेंगे। उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो तेजी से ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड तेजी से फ्लो करेगा तो तेजी से ऑक्सीजन पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड ही तो ऑक्सीजन को लेकर जाता है ना। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन जाएगा तो हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से ही तो एनारोबिक हो रहा था ना। अब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, तो उस वजह से फुल अमाउंट में ऑक्सीजन वहां जाएगा और हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन उस पार्ट में शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे लैक्टिक एसिड जो है वो खत्म होता जाएगा और फिर ओरिजिनल जो बनता था CO2 एंड H2O और फुल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर वो प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आता है बहुत कि व्हाट आर मसल क्रैम्प्स, ये सब क्या होता है, व्हाई डू दे हैपन, ऐसा क्यों होता है। उसमें क्या लिखेंगे, when we do some physical exercise, when hard physical activity, we require more oxygen, but due to that hard physical activity there is lack of oxygen in our body। ऑक्सीजन की कंप्लीट एब्सेंस नहीं होती, ध्यान रखना, ऑक्सीजन की कंप्लीट एब्सेंस हमारी बॉडी में नहीं होती, इनसफिशिएंट हो जाता है, बस जितना जरूरी है उतना नहीं हो पाता, ठीक है। जो बैक्टीरिया है, जो ईस्ट है, अगर उनमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगा तो उनका काम चल जाएगा। हमारी बॉडी में जो एनारोबिक हो रहा है दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, नॉट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर एब्सेंस काट देते हैं, यहां पर एब्सेंस करके क्या लिखेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखना, ह्यूमंस में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें यहां पर लिखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जो ईस्ट में या बैक्टीरिया में जो एनारोबिक हो रहा है उसमें लिखेंगे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कंप्लीट एब्सेंस है इसलिए इथेनॉल बनेगा, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। सो व्हेन वी डू सम एक्सरसाइज, ये वगैरह वगैरह लिख के, तो क्या होगा, ड्यू टू insufficient supply of oxygen, due to lack of oxygen, lactic acid is produced inside our muscles. So this is called anaerobic respiration, and due to lactic acid production we feel pain, swelling, ठीक है। तो this is called muscle cramp. So how can we get relief, कैसे हम इसको रिलीफ मिल सकता है, again by taking bath with warm water or by doing massage। by doing this the सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंप्रूव्स, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है एंड देयर इज फुल ऑक्सीजन सप्लाई इन दैट पोर्शन, उस पोर्शन में अच्छी सप्लाई हो जाती है एंड वी गेट रिलीफ, अगेन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड वी गेट रिलीफ। बोलो, बात समझ में आ गई। सो दिस इज अबाउट
एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो 3-4 डिफरेंसेस बन गए, है ना, 3-4 डिफरेंसेस बन गए। अच्छा, एक चीज और है, जो एटीपी मॉलिक्यूल बना है, सुनो ध्यान से, जो हमारी बॉडी में, हमारे सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनी है, वो एनर्जी हम एज इट इज यूज नहीं करते, डायरेक्ट तुरंत यूज नहीं करते, उसका फ्यूचर में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो एटीपी की फॉर्म में वो स्टोर हुई है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या फिर कुछ एनर्जी ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी स्टोर हो जाती है लीवर वगैरह में, ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए। तो एटीपी को हम यूज नहीं कर सकते, हम एनर्जी को ही यूज करेंगे। एटीपी तो एक मॉलिक्यूल है जिसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है फ्यूचर यूज के लिए। जब उस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हम एटीपी को यूज नहीं कर सकते, एटीपी टूटेगा और फिर एनर्जी निकलेगी। देखो, मान लो मैंने खाना खाया, ग्लूकोज बना, सांस में ले ही रहा हूं, ऑक्सीजन सेल के अंदर जा ही रहा है, रेस्पिरेशन हो ही रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी बन रही है, एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इनसाइड द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो खाना मैं अब खा रहा हूं, जो एनर्जी अभी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी मैं कल या परसों यूज करूंगा, या 4 घंटे या 10 घंटे बाद यूज करूंगा, या 2 घंटे बाद यूज करूंगा। तो फ्यूचर में यूज कर रहा हूं उस एनर्जी को। तो एटीपी को यूज नहीं कर सकते, एनर्जी जो बनी है उसको एज इट इज यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर में, उस टाइम नहीं, तुरंत नहीं। तो ये जो एटीपी स्टोर्ड है हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, तो ये क्या होगा, जब भी जरूरत पड़ेगी बॉडी को एनर्जी की, तो क्या होगा, एटीपी अगेन एटीपी टूट जाएगा, ब्रेक होगा, और अगेन क्या बना देगा, एटीपी, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और वापस से एनर्जी रिलीज होगी। मतलब रिवर्स रिएक्शन हो गई। अब पहले इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा था, एटीपी बन रहा था। अब एटीपी जब टूटेगा तो वापस से ये तीनों बन जाएंगे, अब ये एनर्जी फिर हम यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो नाउ, अब अगर हम बात करें एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस की, 3-4 पॉइंट्स बन जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, पहला पॉइंट तो इनकी डेफिनेशन ही हो जाएंगी। क्या? इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें तो ऑक्सीजन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एनारोबिक में क्या लिखेंगे, वही डेफिनेशन लिख दो, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, पहला पॉइंट ये बना। दूसरा पॉइंट है, इसमें एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एनारोबिक में हमने क्या देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, ओनली साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। थर्ड, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एरोबिक में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। कितना प्रोड्यूस होता है वो भी लिख देते हैं, 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। इसमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, कितना, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एटीपी के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स। फोर्थ भी लिख सकते हैं, अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 का आता नहीं है वैसे, 2 या 3 का ही आता है, फिर भी फोर्थ अगर इसमें है तो क्या होगा, एरोबिक के बाय प्रोडक्ट्स लिख देते हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं भाई, CO2 बनता है, H2O बनता है, ये तो बनता है ना। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड, CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एनारोबिक में फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, या तो इथेनॉल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा।
या तो इथेनॉल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये 3-4 डिफरेंसेस हो गए जो कि हमें लिखने होते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, लास्ट कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में जो मैंने स्टार्ट किया था, जहां से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस थे, पहला तो वही आ जाएगा, ब्रीदिंग इज जस्ट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, वही पूरा प्रोसेस, मतलब डेफिनेशन लिख देंगे, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग का सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज ओनली द फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। लेकिन रेस्पिरेशन में सारा केमिकल रिएक्शन का खेल है, सेल के अंदर ये सारी केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है ना, नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो रिएक्शन हो रही है केमिकल। तो रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बायो का मतलब लिविंग, सेल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो रहा है, तो दैट्स वाई इसको बायो बोल देते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो पूरा बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं इसको, बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग में लिख सकते हैं नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, रेस्पिरेशन में लिखते हैं एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में ये 2-3 डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं। बोलो, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो चलो बच्चों, बहुत दिनों बाद आपके सामने मैं आया, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा शेड्यूल बन गया है कि मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो कोशिश फिर भी मेरी रहती है कि कुछ ना कुछ वीडियोस में बनाता रहूं। चलो अब ओवर करते हैं आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास तक वेट करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।